आज से करीब 20 साल पहले एक ब्रिटिश माउंटेन क्लाइंबर जिसे छोटी उम्र से ही क्लाइंबिंग का काफी शौक था, उसे नए नए जगहों खासकर ऊंचे पहाड़ों जैसे इलाकों में घूमना बहुत ही पसंद था। वक्त के साथ उसकी रुचि दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ियों में मशहूर किसी न किसी एक पहाड़ी पर चढ़ने का विचार आया। जब वह 26 साल का हुआ तो रोमानिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चढ़ाई के लिए निकल पड़ा, पर उसे नहीं पता था कि उसकी यह क्लाइंबिंग उसके जीवन की एक आखिरी क्लाइंबिंग होने वाली थी, जिसका नाम था केन जोनस। Ken Jones, a British hiker who was hiking the... Ken Jones is on a solo mission to climb Romania's highest peak. Jones's solo climbing trip turned into a nightmare most people can't even imagine. Journeying into the heart of the Transylvanian Alps, Ken's military background has given him a taste for extreme adventure. Is Ken Jones? था Jones? जनवरी सन 2003 का। एक ब्रिटिश माउंटेनर क्लाइंबर केन जोन्स, जिसकी उम्र थी 26 वर्ष, वह देश रोमानिया की यात्रा करना चाहता था ताकि ट्रांसवेलिया के मध्य की सबसे ऊंची पहाड़ी मोलदवेनु माउंटेन की चढ़ाई कर सके। इंग्लैंड से चलकर वह देश रोमानिया पहुंचा, जहां वह रोड के माध्यम से मोल्डवेन्यू पहाड़ी के बेस तक पहुंचा। यहाँ एक जानने वाली बात यह है कि इस सफर में वह अकेला था, उसकी मदद करने के लिए कोई भी दूसरा वहां पर था ही नहीं। बेस के पास ही ड्राइवर उसे छोड़कर वहां से चला गया। इस तरह पहाड़ी की चढ़ाई केन का पहला दिन शुरू होता है। बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। चलते चलते करीब 1 घंटे हो गए थे। 1 घंटे के बाद उसे भूख प्यास लगना शुरू हो गई। बैग में जो कुछ भी लिया था खाने पीने के लिए खा पीकर वापस से चलने लगा। वह इस वक्त जिस इलाके में था, पूरा इलाका पेड़ तथा झाड़ियों से भरा पड़ा था। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई थी कि छोटे मोटे पेड़ पौधे दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे, ढक चुके थे बर्फ से। स्टार्टिंग में चढ़ाई बिल्कुल सरफेस पर थी, पर थोड़ी देर बाद क्लाइंबिंग का असली सफर शुरू होने वाला था, जहां केन को पहाड़ी की सीधी चढ़ाई करनी थी। स्टार्टिंग में चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बार बार फिसलकर नीचे आ जा रहा था। उसे इन सारी चुनौतियों के बारे में पहले से पता था। यह उसकी पहली क्लाइंबिंग नहीं थी, इससे पहले भी वह कई बार पहाड़ियों पर चढ़ चुका था। आज कुछ घंटे तक पहाड़ी की चढ़ाई जारी रही। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही थी, हवाओं की चलने की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। वह रुका नहीं। पहाड़ी की जो चोटी थी, उसकी मंजिल उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। 100 फीट ऊपर चढ़ने के बाद जमीन पैरेलल हो गई। वहां पर भी जंगल झाड़ियां थी, जहां पर पहाड़ी भेड़ों से बहुत ज्यादा खतरा था। वहां से आगे बढ़ने वाला था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, जैसे किसी चीज के खिसकने की। स्टार्टिंग में उसे लगा शायद से आसपास कोई जानवर है, लेकिन यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि आवाज थी बर्फ के बहुत बड़े चट्टान के खिसकने की। पीछे मुड़कर देखा तो बर्फ का एक बहुत बड़ा चट्टान खिसक कर बढ़ रहा था उसकी तरफ। अगर जल्द से जल्द वहां से दूर नहीं हुआ तो उस तूफान में वह फंस जाएगा। पर वह जितनी स्पीड से नीचे आ रही थी, इतनी जल्दी वहां से हटना मुश्किल था, इसलिए सामने के पेड़ पौधों के बीच जाने की कोशिश किया। उसे उम्मीद थी बर्फ का चट्टान यहां तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएगा। काफी लंबे समय तक भागता रहा, जब तक कि वह चट्टान नहीं पहुंच गया उस तक। मगर आखिर में उसकी किस्मत अच्छी थी, पेड़ तथा झाड़ियों के बीच पहुंचने में कामयाब हुआ। बर्फ का बाकी हिस्सा वहां तक पहुंचता, इससे पहले वह उससे दूर हो गया। तूफान के फंसने के बाद वह दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, पर उस डायरेक्शन में नहीं जिस डायरेक्शन में जा रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसने सोचा अब शाम होने वाली है, रात गुजारने के लिए आसपास कहीं कैंप लगाना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि दोबारा से पहाड़ी की चोटियों से एक बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बर्फ का चट्टान पहले वाले से ज्यादा ऊंचाई पर था, इसलिए उसके नीचे आने की स्पीड पहले वाले से भी ज्यादा थी। पिछली बार तो वो बचने में कामयाब हुआ था, पर इस बार शायद से उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वहां से दूर भाग नहीं पाया। तूफान पहुंच गया उस तक, यानी जहां से वह चढ़ाई शुरू किया था उसी के आसपास पहुंच गया, पर इतनी ऊंचाई से कई बड़े छोटे चट्टानों से होते हुए नीचे गिरते गिरते बेहोश हो गया। जब होश आया तो बर्फ के नीचे दबा पड़ा था, पर उसके ऊपर बर्फ की लेयर काफी पतली थी, इसलिए उसे हटा लिया। जब उसे होश आया तो सूरज ढल चुका था। पैर में दर्द महसूस हुआ। जब चेक किया तो पता चला बाएं पैर से ब्लड निकल रहा है। खड़े होने की कोशिश किया, मगर ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाएं पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी थी। पैर के ऊपर करीब 3 इंच का घाव बन चुका था, जिस पर उसने आर्मी इशू फीड ड्रेसिंग से कसकर लपेट लिया। पर यदि उसे जिंदा बचना है तो कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, इसलिए टूटे पैर होने के बावजूद वह खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोबारा से सफल नहीं हुआ। उसने जो अपने पास बैग पैक लिया था वह भी इस बर्फीले तूफान में कहीं खो गया, जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे कंडीशन में इस समय उसका हेयर टार्च भी गुम हो गया। घने अंधेरे में कुछ भी ढूंढना और भी मुश्किल हो गया।
इस समय उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ ही दूरी पर टार्च उसे मिल गया। अब बारी थी बैग को ढूंढने की, पर पैर में इस कंडीशन में तो खड़ा हो ही नहीं सकता था, इसलिए रेंगते रेंगते बैग को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद वह भी मिल गया जिसमें उसके जरूरत के सारे सामान सही सलामत थे। उसमें एक नक्शा, कैमरा, चॉकलेट और मोबाइल फोन भी था। फोन को ऑन किया तो देखा उसमें नेटवर्क तो है ही नहीं, यानी यहाँ रहते हुए उसे किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिल सकती है। यदि उसे जिंदा बचना है तो यहाँ से निकलना ही होगा। पहली रात बर्फ के बीच ही पड़ा रहा। सुबह होने पर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह अभी भी अपने बेस से काफी दूर है। वह जिस जगह पर था वह इलाका पहाड़ी के बीचों बीच था। उस समय वहां का तापमान था 0 से -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हाइपोथर्मिया के लक्षण उस पर पहले से ही दिखाई देने लगे थे। उसे पूरी रात सही से नींद भी नहीं आई थी। वह रात भर जागता रहा क्योंकि उसे लग रहा था अगर वह सो गया तो शायद वह मर जाएगा। ब्लीडिंग होने से उसे हेलुसिनेशन होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेस्क्यू टीम उसे बचाने आ रही है, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुबह जब उस जगह से खिसकने की कोशिश किया तो उसने देखा कि बहुत सारे ब्लड पड़े हुए हैं उसके पैर पर। बॉडी में उसकी इतनी गंभीर चोटें आई थी जिसका उसे अभी तक पता नहीं था। उसे लग रहा था शायद उसे छोटी मोटी चोटें हैं, मैं अभी भी यहाँ से निकल सकता हूँ। इसी उम्मीद में वह चल तो नहीं सकता था, इसलिए खिसक कर वहां से आगे बढ़ने लगा। उसे यहाँ फंसे हुए करीब 20 घंटे हो चुके थे। जब प्यास लगने लगी तो पानी की तलाश में वहां से करीब 15 फीट तक खिसकने की कोशिश किया था, जहां उसे पानी का एक स्रोत दिखाई पड़ा। प्यास बुझाने के लिए उस छोटी सी नदी की तरफ बढ़ने लगा। उसका एक एक इंच खिसकना पहाड़ पर चढ़ने के बराबर था, पर जान बचाने के लिए उसने वह हर चीज किया जो एक नॉर्मल इंसान के करने की बस की बात नहीं होती है, जिसे करने के लिए एक नॉर्मल इंसान 4 बार सोचेगा। करीब 15 मिनट खिसकने के बाद आखिरकार उस नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब हुआ, जहां उसे पानी पीने के लिए मिला। पानी पीकर प्यास बुझाई और फिर दोबारा से मदद की उम्मीद में वहां से आगे बढ़ने लगा। पर आगे जाने के लिए उसे नदी को पार करना था। पैर की जिस तरह की कंडीशन थी, खड़ा हो पाना मुश्किल था, पर यहाँ उसके जीने का सवाल था। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे बचाने के लिए कोई भी आने वाला नहीं था। इसलिए बगल में पड़े एक लकड़ी का सहारा लेकर नदी को पार करने की कोशिश किया। काफी मेहनत के बाद वह इसमें कामयाब भी हुआ। किनारे पहुंचकर फिर से खिसकता हुआ आगे बढ़ने लगा। दूसरा दिन भी हर पल चुनौतियों से भरा था। वहां के जंगल झाड़ियों में खतरनाक जानवरों का भी डर था। शाम होने से पहले वह जंगल में पहुंच गया, जहां से आगे बढ़ना था बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उसे लग रहा था शायद से आगे जंगल और भी घना है। इसलिए पास के पेड़ के सहारे बैठ गया। उसी जगह पर वह जिस जगह पर मौजूद था वहां पर भी खुखार जानवर मौजूद थे, जो उसके आते ही उस पर नजर गड़ाए हुए थे। रात भर उस पेड़ के बगल में बैठा रहा। आज दूसरी रात थी, उसे ठीक से नींद नहीं आई। रात के वक्त उसे जानवरों के गुजरने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। दूसरे पैर में जख्म भी उसे सोने नहीं दिया। फिर भी जैसे तैसे करके रात गुजर गई। सुबह हुआ। आज उसका यहाँ तीसरा दिन था। तीसरे दिन भी बर्फबारी होने लगी। घने कोहरे में रात की तरह दिन भी हो गया। सामने का कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल था। इन कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद वह रुका नहीं, चलना जारी रखा। 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए होने की वजह से उसका हेल्थ काफी खराब हो गया था। खिसक खिसक के जब एक पेड़ के छांव में जाकर लेट गया तो उसी दौरान उसे नींद आ गई। सोने के दौरान इतना ज्यादा बर्फबारी हुई कि वह स्नो में ढक चुका था। तीसरा दिन भी उसी जगह रुका रहा। रात भी वहीं गुजरी। उसे इंतजार था किसी तरह से स्नोफॉल रुके तब वो वहां से आगे बढ़े। तीसरी रात भी कब गुजर गई उसे कुछ याद ही नहीं था। चौथे दिन सूरज की पहली किरण में जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा मौसम पहले से बिल्कुल साफ हो चुका है, इसलिए दोबारा खिसकता हुआ आगे बढ़ने लगा। आज चौथे दिन भी उसे एक बार फिर से पानी बहने की आवाज सुनाई पड़ी। जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो सच में सामने एक नदी थी, जो पहले वाले नदी से काफी बड़ी थी। पहले दिन तो दर्द काफी कम था, इसलिए वह पहली बार नदी को आसानी से पार कर गया। पर चौथे दिन पैर का सूजन काफी बढ़ चुका था और दर्द भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन 3 दिनों से लगातार रेंगते रेंगते जीने की आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए नदी को पार करने को तैयार हो गया। केन सावधानी से पानी में उतरा, पर उसे पता है यहाँ पानी की गहराई काफी ज्यादा है। अगर ऐसे में वह अंदर गया तो उसका कपड़ा भीग जाएगा। पैर के जख्म से उसे कुछ हो
ना हो मगर हाइपोथर्मिया से वैसे ही मर जाएगा। इसलिए कपड़े को निकालकर हाथ में लेकर नदी को पार करने लगा। ऐसा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, पर वह दूसरी नदी को भी पार कर लिया। किनारे आकर जैकेट को वापस पहना, फिर से रेंगते हुए वहां से आगे बढ़ने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह आसपास देखा, पर वहां कोई भी इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। एक बार फिर से खड़ा होकर सोचने लगा, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए डंडे का सहारा लिया, पर ऐसा करना अपने आप को और भी मुसीबत की तरफ ढकेल रहा था। खड़े होते ही स्टमक में ब्लीडिंग होने लगी। इस समय उसने देखा जंगल से बाहर निकलने के बाद वह एक रोड ट्रैक पर आ गया, जहां से वह 3 दिन पहले गुजरा था। वहां से थोड़ी दूर पर एक लकड़ी का घर दिखाई पड़ा, जिसकी दीवारों के पास एक टीवी की चमकती हुई परछाई देखने को मिली। वह देखकर उसे बचने की एक आखिरी उम्मीद जगी। कुछ समय बाद वह उस घर के पास पहुंच गया, पर वहां कोई नहीं था। वहां से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा घर दिखाई पड़ा, पर वह घर वहां से कई मीटर की दूरी पर था। दूरी तो बहुत ही कम थी, पर वहां तक पहुंचने में उसे घंटों लगने वाले थे। अंत में हुआ भी ऐसा ही। उसके वहां पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था, शाम हो गई। रात के अंधेरे में घर के सामने पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग शख्स बाहर निकला, जो उसे अंदर ले गया। उसे कुछ खाने पीने को दिया, पर उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो कुछ भी खा पी सकता था, उसे पचा सकता था। थोड़े समय बाद जब उस बंदे के घर में और भी लोगों को पता चला, तो उसे देखने के लिए 2 लड़कियां पहुंची। दोनों ने उसे हाथ मिलाया और उसका नाम पूछा। केन जोन्स उन्हें अपना नाम बताया। नाम के अलावा वे लोग उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहे थे, ना यह कि उसके साथ हुआ क्या, वह कहां गया था और यहां पहुंचा कैसे, क्योंकि उनमें से किसी को भी इंग्लिश पता ही नहीं थी। इसलिए दोनों लड़कियां वहां से चली गई। कुछ मिनट बाद गांव के एक लड़के को लेकर आई, जिसका नाम था बोगदान, जो इंग्लिश बोल सकता था। बोगदान केन से बातें करके उसकी इस हालत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल की। उसकी जिस तरह की कंडीशन थी, उसे इलाज की जरूरत थी। एम्बुलेंस से 20 मिनट के भीतर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब वहां के डॉक्टरों ने उसकी कंडीशन को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनके पास केन के इलाज के लिए ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी जिससे वो इसका इलाज कर सके। इसलिए सड़क मार्ग से करीब 3 घंटों की यात्रा के बाद वहां की एक मुख्य शहर वर्षा के सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। इलाज के बाद एक महिला डॉक्टर ने टेलीफोन लेकर आई केन के पास, ताकि वह अपने घर पर बातें कर सके। केन ने जब कॉल किया तो टेलीफोन पर उसके फादर थे। इस तरह केन की सिचुएशन के बारे में उसकी फैमिली को पता चला, पर यह शुक्र था कि करीब 4 दिनों बाद केन उन्हें मिल गया था।